नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो रुक्मणी प्रकाशन की किताब है उसका हम लोग सेट नंबर 15 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी सेट नंबर 1 से 14 तक मैंने सारे वीडियोज चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए गंगोत्री उत्तराखंड में बिल्कुल ठीक है। जेमू हिमाचल प्रदेश ये रॉन्ग है, यहाँ जो होना चाहिए वो सिक्किम होना चाहिए। ठीक है ना, ये सिक्किम में है। ठीक है, तो आपका सेकंड जो है मिल गया हम लोगों को आंसर बी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जेमू जो आपका हिमानी है वो सिक्किम राज्य में अवस्थित है, और चेमायुंगडुंग जो है वो तिब्बत में है, बिल्कुल करेक्ट है। सियाचिन काराकोरम में है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सूची 1 का सूची 2 से हमको मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ आपको हवाओं का नाम है और दूसरी तरफ जगहों का नाम दिया हुआ है। ठीक है ना, तो जैसे कि चिनुक है, तो चिनुक जो है वो, चिनुक को हम लोग स्नो ईटर बोलते हैं। ठीक है ना, स्नो ईटर इसको कहा जाता है क्योंकि चिनुक हवा इस क्षेत्र के पशुपालकों के लिए बड़ा लाभदायक होता है, और यह शीतकाल की अधिकांश अवधि में बर्फ़ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ़ से मुक्त रखता है। ठीक है ना, तो इसको स्नो ईटर की उपाधि दी गई है। ठीक है, हरमट्टन जो है वो सहारा मरुस्थल में चलती है। ठीक है ना, हरमट्टन ध्यान रखिएगा गर्म और शुष्क हवा है। और मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल आपका फ्रांस में चलने वाली हवा है। ठीक है ना, और आपका बोरा जो है ये एड्रियाटिक तट पर चलने वाली शीतल हवा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के वो पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी उच्च सदन राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। ठीक है, तो टोम्बोलो जो है वो आपका सागरीय जल के द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी सागरीय जल से निर्मित होने वाली स्थलाकृति है जैसे सर्फ, वेलचली, हुक, लूप, पुलिन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दादरा एवं नागर हवेली से होकर बहती है। ठीक है, तो इसमें से जो दमन नदी है ये आपका दादर और नागर हवेली से होकर बहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को जोड़ दिया गया है, और दोनों को जोड़ के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और उसकी राजधानी कर दिया गया क्या, दमन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और बाकी ताप्ती नदी आप जानते होंगे कि ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोदावरी के बारे में आप जानते होंगे कि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की नदी है, और गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। तो सहारा में प्रवाहित होने वाली जो गर्म शुष्क पवन है उसको हम लोग सिरोको बोलते हैं। ठीक है ना, सिरोको उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सहारा मरुस्थल आप जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और सिरोको जो है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन है। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो हो जाएगा आपका 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, ध्यान, आप जानते होंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार भी आप जानते होंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। तो इन ऑप्शंस में आप देखेंगे तो केरल में सड़कों का जो घनत्व है सबसे अधिक है। ठीक है, सड़कों का घनत्व पूछ रहा है तो केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, आपसे पूछता कि राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई
किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तब आंसर हो जाता है महाराष्ट्र, ठीक है। और सड़कों की न्यूनतम लंबाई तो वो सिक्किम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए गेहूँ जो है आपका, गेहूँ आपका रबी फसल है, बिल्कुल ठीक है ना। और चावल खरीफ फसल है, जौ रबी फसल है, चना जो है खरीफ फसल नहीं है, चना जो है वो आपका रबी फसल है, ठीक है ना, ये रबी फसल है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि चना जो है वो रबी फसल है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है। तो बांसकुंड बांध जो है बिहार के लखीसराय में स्थित है, ठीक है ना। और मुंगेर में आप जानते होंगे कि वहाँ पे भीम बांध अभ्यारण्य है, आप ज़रूर जानते होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। चलिए अगला प्रश्न है कि सभी जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन है, अपनी अपेक्षित दूरी के अनुसार विभिन्न समूह बनाते हैं, एक लिंकेज समूह बनाते हैं, एक भी लिंकेज समूह नहीं बनाएंगे, आकर्षी समूह बनाते हैं जो फिनोटाइप को प्रभावित करता है, ठीक है। तो आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा। सभी जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। किसी विशिष्ट गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन एक संलग्न यानी कि लिंकेज समूह बनाते हैं, ठीक है ना। किसी जाति में संलग्न समूहों की संख्या उस जाति के विभिन्न गुणसूत्रों की कुल संख्या के अनुरूप होती है, ठीक है। चलिए तो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि द्रव से भरे बर्तन में एक पतली किसनली डाली जाती है, तो द्रव ऊपर चढ़ जाता है या नीचे गिर जाता है। इसी घटना को हम लोग केशिकत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो केशिकत्व की घटना अगर नहीं होती, परिघटना अगर नहीं होती, तो किरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, ये भी ठीक है। स्याही सुख पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा देखिए तीनों सही है, 1, 2 और 4, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या अनुक्रमों में केवल प्रतिनिधि तत्व हैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि प्रतिनिधि तत्व किनको बोलते हैं। तो वर्ग 1, 2, 13 और 13 से 18, ठीक है, तक के जो तत्व होते हैं वो प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप 3, 33, 53 और 87, ये जो परमाणु संख्या वाले जो तत्व हैं ये सारे प्रतिनिधि तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जो परमाणु संख्या 3 है वो वर्ग 1 का तत्व है, जो परमाणु संख्या 33 है वर्ग 15 का, परमाणु संख्या 53 है उसका वर्ग संख्या 17 हो जाएगा, और जो परमाणु संख्या 87 है इसका वर्ग हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये सभी जो हैं आपके प्रतिनिधि तत्व हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। CO किनके साथ समसंरचनात्मक है, ठीक है। तो CO जो है इसका आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 14, ठीक है, 14। और यहाँ देखेंगे NO2+, तो इसमें हो जाएगा आपका 15 - 2 यानी कि कितना हो जाएगा 13, ठीक है, ये हो जाएगा 13। N2 देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 14, ठीक है। और SnCl2 देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 84, और यहाँ NO2- देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। इसमें जो N2 है वहीं CO के समसंरचनात्मक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जंगली बकरी आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है। तो जंगली बकरी आइबेक्स जो है वो पर्वतीय वन में पाई जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। हिमालयन आइबेक्स एक जंगली बकरी है जो भारत के हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली साइबेरियन बाइबेक्स की उप प्रजाति है, ठीक है। और हिमालयी आइबेक्स अधिकतर काराकोरम, हिंदुकुश और हिमालय के चट्टानी पर्वतों में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी आंसर हो जाएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो कहलगांव आप जानते होंगे कि भागलपुर जिला में अवस्थित है, ठीक है। बिहार में कुछ प्रमुख तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे कहलगांव भागलपुर में, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना है आपका औरंगाबाद जिला में, कांटी तापीय विद्युत परियोजना है आपका मुजफ्फर जिला में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है श्रीलंका में, ठीक है ना। यह एक समुद्री बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से हम लोगों को मिलान करना है।
ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखिए यहाँ रिपीट हो गया है, मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। चिनूक को हम लोग हिमभक्षणी बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो हरमट्टन है ये कहाँ चलने वाला सहारा मरुस्थल में चलता है, ठीक है। मिस्ट्रल जो है फ्रांस में, और बोरा जो है वो इटली में, ठीक है। तो इसमें भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन एक्चुअली गलती से मिस्टेक इसमें हो गया है, ए आपका आंसर इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से है, बिल्कुल करेक्ट बात है। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, जी नहीं। आपका सेकंड वाला जो सेंटेंस है ये आपका करेक्ट नहीं है। सातवां संविधान संशोधन जो लाया गया था वो सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। बाकी ये तीनों सेंटेंस आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो आप जानते होंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद 108 है उसमें संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो घोषणा होती है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट, अनुच्छेद 110 यानी कि धन विधेयक की परिभाषा, और अनुच्छेद 106 यानी कि संसद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते का प्रावधान, ठीक है ना। चलिए, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो मत देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 326 में, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अनुच्छेद 324 में क्या है, तो चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वोट देने के अधिकार से संबंधित बात है, तो वो अनुच्छेद 326 में है, ठीक है। और 322 में क्या है, तो 322 में संघ एवं राज्य लोकसेवा आयोग के व्यय, जिसके अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों या कर्मचारी वृंद के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 330 क्या है, तो इसके तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। साथ साथ में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में जो विपक्षी पार्टी होती है उसके नेता होते हैं, ठीक है ना। लोक लेखा समिति में आपको ध्यान रखना है कि 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और संसद की सबसे बड़ी जो समिति होती है वो प्राक्कलन समिति होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अब तक हमारे देश में 7 लोगों ने उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करने का अधिकार है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, ठीक है, और अधिकार परीक्षा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, इसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित क्या होता है, फॉस्फेट समूह इसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। फॉस्फेट समूह इसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है। एक नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज शर्करा से एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर एक न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जैसे कि न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा। जब एक फॉस्फेट समूह फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5OH से जुड़ता है तब एक न्यूक्लियोटाइड बंध बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि फॉस्फेट समूह की अनुपस्थिति से के कारण न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि हीमोजोइन क्या है, ठीक है। तो हीमोजोइन जो है वो प्लाज्मोडियम प्रजातियों द्वारा जारी किए जाने वाला एक विष है, ठीक है ना। तो हीमोजोइन एक प्रकार का विष है और यह हर 3 से 4 दिनों में होने वाली ठंड और तेज बुखार के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। अपने उसके बाद देखिए न्यूनतम तापमानों यानी कि क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है।
तो न्यूनतम तापमान का जो अनुप्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है अंतरिक्ष यात्रा में, या शल्य कर्म में, या चुंबकीय प्रत्यापन में। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। क्रायोजेनिक्स का मतलब हुआ कि -150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? इतना कम तापमान। ठीक है ना? और एमआरआई जो है वो भी एक क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और निम्न तापित द्रव जो होते हैं वो अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 4 आपके पास ऑप्शन है, फिर आपको बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य से कहीं अधिक होता है। ठीक है, बिल्कुल ये रॉन्ग है। ठीक है ना? जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का 0.95 गुना होती है, ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है ना? रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जो 3 और 4 आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना? जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का 0.95 गुना नहीं बल्कि 0.76 गुना होता है। ठीक है। और दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कम तथा कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए पहला और दूसरा कथन हमारा रॉन्ग है, तीसरा और चौथा कथन हमारा सही है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने, ये आपको एक बॉन्ड यहाँ दिया हुआ है और इसका IUPAC नेम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो ये बताइए किसका है? ये का ना 2 हेक्सेनोन। ठीक है, 2 हेक्सेनोन का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक पर ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसमें से आपका, और हम लोग देखते हैं तो जो बेरियम ऑक्साइड है वो एक पर ऑक्साइड है। ठीक है ना? पर ऑक्साइड है। ठीक है, धातु के पेरोक्साइड जैसे कि बेरियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, जिंक पेरोक्साइड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो BaO2 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आप जानते होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। कैबिनेट में सम्मिलित होता है, तो कैबिनेट में जो है वो आपके कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो केवल कैबिनेट के मंत्री, केवल कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उन्हीं को कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में, उन्हीं को कैबिनेट में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना? मंत्री मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार जिनको मिला होता है, और तीसरे राज्य मंत्री होते हैं। तो तीनों प्रकार के मंत्री को सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहा जाता है, लेकिन केवल कैबिनेट मंत्री के समूह को मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1919-22 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? ठीक है, तो 1922 में जो दरभंगा किसान आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेता थे स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद जी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1922-23 में जो मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ वो किया गया था शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। ठीक है, और एक याद रखिएगा नाम स्वामी सहजानंद जी का, जिनकी अध्यक्षता में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है ना? तो हमारा प्रश्न है कि 1919-22 के दौरान जो चलाया गया था दरभंगा वगैरह के इलाके में, तो वहाँ स्वामी विद्यानंद जी थे, उन्होंने ही नेतृत्व किया था। ठीक है, और स्वामी विद्यानंद जी का जो वास्तविक नाम था वो विभू शरण प्रसाद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 के पूना पैक्ट के अनुसार, तो 1932 का जो पूना पैक्ट था वो क्या कहता था? 4 ऑप्शन में देखना है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो ये चलिए, तो इसमें देखते हैं हम लोग चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। ठीक है, बिल्कुल ये रॉन्ग है। हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। यही बात हुई थी ना पूना पैक्ट में, गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच जो समझौता हुआ उसी को ना हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं, और यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था किनका? तो दलितों की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर थे और सवर्णों की ओर से हस्ताक्षर हुआ था पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। ठीक है, पूना पैक्ट के द्वारा दलितों को केंद्रीय विधायिका मंडल में 11% के स्थान पे 18% सीटों का आरक्षण किया गया था।
ठीक है। सीट की संख्या देखें अगर तो जो दलितों को विधानसभाओं में 71 सीटों के बारे में प्रावधान था, वो पूना पैक्ट के बाद 147 सीटें आरक्षित कर देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1857 में। ठीक है ना, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में था। ठीक है ना। औरंगजेब ने के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। उसके काल में कुल मनसबदारों में लगभग 33% हिंदू हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो सारनाथ का जो लॉयन कैपिटल है वो संबंधित है किससे? अशोक से। ठीक है ना, अशोक से संबंधित है। ठीक है। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया था और सारनाथ का लॉयन कैपिटल लगभग 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनवाया गया था। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। ठीक है। और स्थापना हुई कांग्रेस की कब? 28 दिसंबर 1885 को। ध्यान रखिएगा। और किसके नेतृत्व में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। और प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से गलत को हमको छांटना है। पहला है कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर, बिल्कुल ठीक है। साहित्य का स्वर्णकाल अकबर, बिल्कुल करेक्ट है। चित्रकारी का उत्थान काल इल्तुतमिश, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है ना। तो ये आपका जो है, ये जो मिलान है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखो। इल्तुतमिश का इसमें कोई योगदान नहीं रहा है, तो आपका डी जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है। उसके बाद है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है? तो उनकी जो विचार प्रकाशित हुई है वो उनकी किताब है एक सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एड्स HIV के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी HIV के संचरण का एक तरीका नहीं है? ठीक है। तो दूषित रक्त का आधान हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है एड्स। संक्रमित सुइयों को साझा करना, बिल्कुल हो सकता है। संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना, नहीं हो सकता है। हाथ मिलाने से एड्स की बीमारी नहीं फैलती है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक रोग नहीं है? तो कवक रोग इसमें से देखिए, गेहूं की किट है, बाजरा की स्मट है, गन्ने का रेड रॉट है। ये जो आपका क्रूसीफर का ब्लैक रॉट है, ये कवक से होने वाला रोग नहीं है, यह एक जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। एक जीवाणु है जेंथोमोनाज। ठीक है, जेंथोमोनाज कैपेस्ट्रिस, उसी के द्वारा यह उत्पन्न होता है क्रूसीफर का ब्लैक रॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्न में से भक्ति संतों का सही तिथि अनुक्रम चुनना है। ठीक है। तो भक्ति संतों का जो सही क्रम अनुक्रम है, इसमें देखिए, सबसे पहले कबीर, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद मीराबाई। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्रम में दिया हुआ है। ठीक है। तो कबीर का जो काल है वो विवाद का विषय रहा है, लेकिन आमतौर पर कबीर का काल 1440 से 1518 तक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद गुरु नानक का काल 1469 से 1539 तक माना जाता है। ठीक है। चैतन्य का काल 1486 से 1534 का माना जाता है। और ये जो मीराबाई मेवाड़ के राजा रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी, और इनका विवाह हुआ था राणा संगा के पुत्र भोजराज से, और इनका काल माना जाता है 1498 से 1546। तो ए नंबर जो हमारा क्रम है बिल्कुल फिट है। उसके बाद एक 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ठीक है। तो 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का जो झंडा है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। ठीक है ना, 1906 की बात है ये। ठीक है। और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसी में नरम और दल में काफ़ी मतभेद आपका उभर के सामने आया। गरम दल बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन जो उदारवादी लोग थे वो इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 में यूनेस्को धरोहर में शामिल होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो होयसल मंदिर समूह है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक इसका आंसर, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। उसके बाद है कि 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन टोक्यो शहर में किया गया। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजेर कहाँ बनाया गया है? तो जामा अल जाजेर बनाया गया है अल्जीरिया में, ठीक है ना, अल्जीरिया में इसको बनाया गया है। उसके बाद है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है किसने? शाहरुख खान ने, ठीक है, शाहरुख खान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन, इस दिन रमन इफेक्ट की खोज उन्होंने की थी और उसके लिए 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी उनको प्रदान किया गया था, ठीक है। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। जुलाई 2025 तक नाटो में शामिल सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो सबसे नया सदस्य देश जुलाई 2025 तक जो है वो कौन था? स्वीडन, ठीक है, स्वीडन, ध्यान रखिएगा, स्वीडन। नाटो का मुख्यालय याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैथिली के लिए किसने अपने कविता संग्रह बनारस अहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? तो मैथिली भाषा के लिए किसने जीता है? नेहार झा मणि ने, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा नेहा झा मणि और इनका कविता संग्रह याद रखिएगा नाम बनारस आ हम, ठीक है। चलिए, फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए लोकपाल के रूप में जो नियुक्ति हुई है वो किनकी हुई है? अजय मानिकराव खानविलकर की, ठीक है, अजय मानिकराव खानविलकर की, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया डैश में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है वो सक्रिय आपंक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। मिथेनोजेनिक जीवाणु अवायवीय सूक्ष्मजीव है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बढ़ते हैं और मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, ठीक है। सक्रिय आपंक में मौजूद सूक्ष्मजीवों में वायवीय जीवाणु होते हैं जो तेज़ी से बढ़ते और उन्नत बनाते हैं। तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो सक्रिय आपंक में नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे पीसीआर तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पीसीआर तकनीक के विकास के लिए कैरी मुलिस को, ठीक है, कैरी मुलिस को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, 1993 में रसायन विज्ञान के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। यह इस गुण का कारण इसका क्या है? उच्च घनत्व। क्या आंसर होगा? बहुत उच्च घनत्व, ठीक है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यधिक घनत्व का ऐसा पिंड होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसके गुरुत्व बल के कारण यह किसी प्रकार विकिरण से को बाहर भी इससे होकर नहीं जाने दे सकता है, ठीक है ना, और यह प्रकाश को अवशोषित भी कर लेता है। तो आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक तरफ से कुछ पदार्थ हैं और दूसरी तरफ उनका जो है संगठन है, ठीक है। इसमें हमको मिलान करना है। सबसे पहले है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट और H2O, ठीक है ना। तो पहला का हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद है एप्सोमाइट। तो एप्सोमाइट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपका हो जाएगा 3। कैसीटेराइट, तो कैसीटेराइट किसको बोलते हैं? SnO2 को, ठीक है। और जिप्सम जो है वो किसको बोलेंगे? तो CaSO4 2H2O, ठीक है। तो इसका 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो आपका आंसर यहाँ देखिए बी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 23 दिसंबर को हम लोग भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। और हमारे देश के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उन्हीं के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, किस देश ने ठोस ईंधन आधारित अंतरिक्ष रॉकेट का उड़ान परीक्षण किया है? तो ठोस ईंधन जो अंतरिक्ष रॉकेट का उड़ान परीक्षण किया गया है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में मैसूर में की गई थी, ठीक है ना। मैसूर में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनमें से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, पहले तो आप इसका समय जानिए, 1956 से 1961,
ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था वो उद्योग क्षेत्र पे दिया गया था, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो अशोधित जन्म दर है वो 21.8%, यानी कि बी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया को जो लॉन्च किया गया था वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन इसको लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। यह भारत सरकार की। इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो इजराइल देश की जो मुद्रा है वो न्यू शेकेल है, ठीक है ना, न्यू शेकेल है। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो यरूशलेम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी, आप जरूर इसको जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1992 में, ठीक है ना, हाथी परियोजना 1992 में, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1973 में टाइगर रिजर्व वाली जो परियोजना है वो शुरू किया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा जोंगखा है? तो भारत के पड़ोसी देश भूटान जो है ना, उसकी जो आधिकारिक भाषा है वो जोंगखा है, ठीक है। चीन देश की जो आधिकारिक भाषा है वो मंडारीन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान की जो भाषा है वो दारी है, पश्तो है, ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास क्या होते हैं? तो एलन के नियम के अनुसार जो ठंडे जलवायु वाले स्तनधारी होते हैं उनके पास क्या होते हैं? छोटे कान और छोटे पाद होते हैं, ठीक है। तो छोटे कान और छोटे पाद, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में बाघ जनगणना के लिए कौन से मापदंडों का उपयोग किया जाता है? तो हमारे देश में जो है संरक्षित जानवरों के पैरों के निशान और मल पट्टी ऐसे पैरामीटर हैं जिनका उपयोग हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में बाघ की जनगणना के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बी आंसर इसका हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बाजार में बिकने वाले एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? ठीक है, तो देखिए जो एस्पर्टम है ये कृत्रिम मधुरक है और इसके वो ये है कि एस्पर्टम समान चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा, लेकिन आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन था? तो प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक जो था इनमें से कौन था? यूरिया, ठीक है ना। ये रहा दोस्तों, आपको सेट नंबर 15 मैंने करा दिया। पूरे वीडियो को आप देखिएगा, अपनी तैयारी को खूब बढ़िया से कंटिन्यू रखिए, मेहनत करते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।